जनरली देखो केमिस्ट्री को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, इतना तो पता हो गया होगा, इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हो। एक पार्ट क्या होता है बताओगे? एक आपको मिलता है इनऑर्गेनिक, क्या मिलता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलता है, ठीक है। और एक दूसरा क्या मिलता है जिसको हम बोलते हैं, एक आपको मिलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक और जो आप क्लास 12 तक पढ़ोगे वो क्या हो गया, फिजिकल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ 3 ही केमिस्ट्री होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्लास 12 तक आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल ही देखते हो। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में अंतर क्या है? पहली बात, अगर इनऑर्गेनिक की बात करोगे तो इनऑर्गेनिक में हम सभी एलिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, सभी एलिमेंट के बारे में, चाहे वो एस ब्लॉक के हों, पी ब्लॉक के हों, डी ब्लॉक के हों, एफ ब्लॉक के हों, उन एलिमेंट के बारे में अगर डिटेल स्टडी करना है तब भी हम सब कुछ इनऑर्गेनिक के अंदर ही करते हैं। मतलब इसमें किसी एलिमेंट का कोई बाउंडेशन नहीं है, सब कुछ पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक का। सिर्फ इनऑर्गेनिक का मतलब ये हो गया कि किसी एक स्पेशल एलिमेंट और उसके कंपाउंड को छोड़ करके सभी एलिमेंट और उसके कंपाउंड के बारे में, उस एलिमेंट के बारे में स्टडी करना, सब कुछ आता है इनऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक का एक स्पेशल क्राइटेरिया है, क्योंकि ऑर्गेनिक जो डील करता है वो सिर्फ कार्बन से डील करता है और इसके कंपाउंड्स के साथ डील करता है, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहीं पर भी ऐसे किसी कंपाउंड की बात कर रहे हैं जो कार्बन का ही एक डेरिवेटिव है या फिर कार्बन से ही बनाया गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने तो कार्बन से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओ, सबके बारे में पढ़ना है, कार्बन और इस कंपाउंड को छोड़ करके, तो क्या बोलोगे, इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? अब यहाँ पे फिजिकल लिख दिया है कि नहीं लिख दिया गया है? फिजिकल का मतलब फिजिक्स ही समझो, मतलब केमिस्ट्री के अंदर का फिजिक्स। लाइक ऐसे बात करें कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये 2 एटम है, एटम को हिंदी में तो पता ही है क्या कहते हैं, 2 एटम है, और एक कंबाइन होकर के हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो अब ये 2 मॉलिक्यूल बना, इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस हमने अप्लाई किया? क्या ये एक दूसरे के पास आया होगा? पास आने के बाद एक दूसरे से टकराया होगा, कोलाइड किया होगा। तो कोलाइड हुआ, तो कोलाइड हो रहा था, तो उस समय क्या हो रहा था इसके साथ, कोलाइड हुआ, तो कोलाइड होते समय इसके पास कौन कौन से ऐसे साइट थे जहां पर रिएक्शन अकर हुआ, मतलब कैटलिस्ट डालने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ क्यों जाता है, रिलेटेड हम इसी सब चीजों की बात करते हैं। मतलब कि केमिस्ट्री के अंदर की अगर फिजिक्स की बात करोगे तो उसको हम कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। जैसे कि भी मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया कि अगर 2 एटम एक दूसरे से कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट बन गया होगा, एक दूसरे के पास आया होगा, टकराया होगा, उनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर हुए होंगे या फिर ट्रांसफर हुए होंगे, तब बना होगा। तो कोलाइड हुआ तो किस वेलोसिटी से कोलाइड वगैरह ये सब कुछ देखते हैं उसी में रिलेटेड। अब फिजिकल केमिस्ट्री में अब जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर आप देखते हो ना, तो इनऑर्गेनिक में आता है, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप ये सब पढ़े होगे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़े होगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब पढ़े होगे कि नहीं? तो जब अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉमसन ने किया, जोसेफ जॉन थॉमसन ने, तो क्या डायरेक्ट तो नहीं किया था ना, ई बाई एम की वैल्यू फाइंड करी थी ना उन्होंने। तो जो ई बाई 1 की वैल्यू जो उन्होंने फाइंड करी थी, तो ये ई बाई एम की वैल्यू का जो कैलकुलेशन वगैरह है 1.75 10 to power 11 गुलाम पर केजी अप्रोक्स होता है। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू का कैलकुलेशन तो हम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में करेंगे नहीं, एक मैथमेटिकल वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करना है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आर ए मिलिकन ने बता दिया था। तो ये जो कैलकुलेशन वगैरह करेंगे किस में करेंगे, फिजिकल में करेंगे। अब वहीं पे एक स्पेक्ट्रम था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आप बताइए कितने सीरीज बन रहे हैं, लाइमन पास्टन ब्रैकेट फुंड ये सब देखा था ना, लगभग तो इतना पढ़ ही लिए होगे। आपने ये पढ़ा होगा बोहर ऑर्बिट से रिलेटेड एमबीआर इक्वल एनएच अपॉन 2 पाई पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वगैरह पढ़ा होगा। तो जो कैलकुलेशन वाली सारी चीजें आती हैं वो इसमें आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। क्लास 12th में जब जाओगे तो जो पहला चैप्टर मिलेगा वो मिलेगा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में आप सल्यूट पढ़ोगे, सॉल्वेंट पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे, तो वहां पे आपको सब कुछ बताया था फिजिकल नेचर में, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री होता है। हाँ, लेकिन अभी हमें फिलहाल देखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो कहीं पे अगर आप ऑर्गेनिक की बात आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में एक सबसे सुप्रीम केमिस्ट्री है। सुप्रीम क्यों है? क्योंकि भाई ये सबसे अलग है, ये जिस एलिमेंट की वजह से बना हुआ है वो एलिमेंट कह सकते हो इसके लिए किंग है। ये एलिमेंट है कार्बन, एटॉमिक नंबर कार्बन कितना होगा 6, 12.01 इसका एटॉमिक मास हो जाएगा। तो कार्बन जो एलिमेंट है अपने आप में एक तरीके का किंग है, बोल सकते हो। किंग इसलिए क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है पूरे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट सभी एलिमेंट से बिल्कुल अलग है। बस किसी भी एलिमेंट के पास इसकी जैसी प्रॉपर्टी बहुत कम ही है, क्योंकि ये अकेला एलिमेंट लगभग लाखों कंपाउंड बना चुका है, फिर बना मतलब हम लोग जितना जानते हैं, अभी इंसान जितना जानते हैं, और कितना का तो हमें फार्मूला ही नहीं पता है। लाइक पेट्रोल जो होता है वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, कार्बन के कंपाउंड से ही बना है। अब कोई पूछ ले आपसे व्हाट इज द केमिकल फार्मूला पेट्रोल,
नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स है, उसे डिफाइन ही नहीं कर सकते फॉर्मूले में लिख करके ऐसे बना करके, तो इसीलिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो कार्बन जो है इसी के कंपाउंड को ऑर्गेनिक बोलते हैं। पहले जो था, हम दो टाइप से एलिमेंट को क्लासिफाई किए थे, मतलब कह सकते हो जो पूरे अर्थ पे जो मटेरियल्स थे, उन हमने मटेरियल्स को दो टाइप से क्लासिफाई किया था। एक तो इनऑर्गेनिक कहा था, और एक हमने क्या कहा था, एक हमने कह दिया था कि ऑर्गेनिक होता है। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को कैसे समझ रहे थे, हम ये कह रहे थे कि ऐसे मटेरियल जो नेचर में मिल रहे हैं फ्री फॉर्म में, मतलब जैसे भी कंपाउंड फॉर्म में या फिर किसी मिनरल के फॉर्म में, किसी और के फॉर्म में, तो उन्हें हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक बोलेंगे, ठीक है। मतलब जो ऐसे नेचर में मिल जा रहा है उसे इनऑर्गेनिक बोलेंगे। और ऐसे मटेरियल जो किसी प्लांट से निकाले जा रहे हैं, या फिर किसी एनिमल से निकाले जा रहे हैं, या फिर किसी जिंदा किसी चीज से निकाले जा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक बोलेंगे। मतलब ऐसे क्लासिफाई किया गया था। जो नेचर में मिल गया, जैसे नेचर में क्या मिल गया, लोहा, आयरन, तो आयरन क्या कहलाएगा, इनऑर्गेनिक कहलाएगा। लेकिन अब वही सपोज करो दूध, दूध हो गया, दूध भैंस से निकालते, गाय से निकालते, जानवरों से निकालते, तो उसे हम कह देंगे ऑर्गेनिक टाइप में आएगा। मतलब उस टाइप के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अब और क्या हमें मिलता है जीवों से, लाइक यूरिन, यूरिन मिलता है, तो क्या यूरिन ऑर्गेनिक होगा, नहीं होगा। जीवों से निकल रहा तो कह देंगे ऑर्गेनिक होगा। खाद जानते हो, जो खेतों में डाले जाते हैं, फर्टिलाइजर, यूरिया, तो पहले गोबर का ही खाद डाला जाता था, अभी भी डाला जाता है गाँवों में। तो वो जो खाद है वो जीव से बन रहा है, तो हम कहेंगे वो जो खाद था वो क्या है, ऑर्गेनिक था, ठीक है। ऐसे पहले मानते थे लोग, लेकिन अब ये धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक वैज्ञानिक थे, अभी इतना समझ गए ना, पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या था। पहले इनऑर्गेनिक का मतलब क्या था, कि कुछ ऐसा जो नेचर में ऐसे ही मिलता है, ठीक है, उसे इनऑर्गेनिक बोलेंगे। और जो किसी जीव के अंदर से निकलता है, या फिर कोई जीव उसका प्रोडक्शन करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक। मतलब जो जीव के अंदर से निकल रहा है, किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म दे रहा है वो, या फिर कोई जीव बना रहा है उसे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक। लाइक सलाइवा, सलाइवा है मुंह में, हम जीव हैं, हमारे से ही निकल रहा है, तो ऑर्गेनिक हो जाएगा। सिंपल, मतलब उस टाइम के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मतलब कोई प्लांट दे रहा है, कोई एनिमल दे रहा है, जैसे चीनी वगैरह कहाँ से निकलता है, प्लांट से निकलता है, प्लांट से ही तो बनाते हैं ना हम, तो वो किस में आएगा, ऑर्गेनिक में आएगा, ठीक है। अब गन्ने का जूस ले लो, फलों का जूस ले लो, वो सब चीजें किससे आती हैं, प्लांट से ही आती हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक हो जाएगा। बहुत सारी दवाइयां जो आप गाँव में लोग लगाते थे घाव को ठीक करने के लिए, आज भी लोग यूज करते हैं, कई तरीके के खरपतवार वगैरह होते हैं, तो वो भी किसमें सब आ जाएंगे, ऑर्गेनिक में। अब जैसे कोई हमने सोना कहा, और सोना मतलब और हम गोल्ड, तो गोल्ड क्या किसी जीव से निकलता है, नहीं, वो हमारे नेचर में ऑलरेडी होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक बोलेंगे। तो अभी क्लासिफाई हुआ, पहले किस हिसाब से माना जाता था, जो नेचर में ऐसे ही मिल रहा है उसे हम बोल देंगे इनऑर्गेनिक, और जो किसी जीव से निकाला जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक बोलेंगे। क्या, अभी तो ये शुरू हो रहा है, मतलब ये पहले कहा जा रहा था, बहुत पहले की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, जीव से कुछ भी मिला ऑर्गेनिक, कुछ भी मिल जाए, ये बाल भी होता भी है। बाल किससे बनता है, केराटिन प्रोटीन से। प्रोटीन को बनाने के लिए मेन मेन कौन होता है, कार्बन होते हैं, एमिनो एसिड्स का ही बना होता है भाई, प्रोटीन एमिनो एसिड का ही तो बनता है। तो जो अगर ये प्रोटीन हम कह रहे हैं, सॉरी, ये जो बाल है अगर प्रोटीन का ही बना है, तो प्रोटीन ऑलरेडी ऑर्गेनिक है, आज हम जानते हैं। अभी 2024 का जो नोबेल प्राइज मिला है, तो आपको पता है किसके लिए दिया गया, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बताने के लिए और नए प्रोटीन को बनाने के लिए। दो वैज्ञानिकों को मिला है ना नोबेल प्राइज, इसीलिए तो दिया गया। अब देखो, वो प्रोटीन के बारे में हम पढ़ते हैं कहाँ पे, बायोलॉजी में, लेकिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर खोजना और प्रोटीन के और नए प्रोटीन को बनाने के लिए जो नोबेल प्राइज दिया गया, किसको दिया गया, केमिस्ट्री को। क्यों, केमिस्ट्री इज एवरीवेयर। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जाके सर्च करना। अभी शायद मैंने बीच में भेजा भी था तुम लोगों को, ग्रुप में डाला था ना मैंने। हाँ, मैंने कहा था कि 2024 में जो नोबेल प्राइज दिया गया वो दो वैज्ञानिकों को दिया गया। एक ने क्या किया, एक ने नए प्रोटीन को बनाने के लिए अपना वो पूरा डाटा दिया, और एक ने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए एक उन्होंने सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया था, उसके लिए दिया गया था। तो एक कंपनी है अंडर में काम करती है, शायद उसका मुझे अभी नाम नहीं आ जा रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करती है, उसको दिया गया था। और एक वैज्ञानिक थे केमिस्ट, उनको दिया गया था, दो लोगों को ये दिया गया था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि एवरीथिंग जो किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, उसे उस टाइम के हिसाब से हम ऑर्गेनिक बोलेंगे, और जो नेचर में ऐसे ही मिल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक बोलेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये अब सब कुछ चेंज हो गया, इसका डिफिनेशन। डिफिनेशन क्यों चेंज हो गया, एक वैज्ञानिक थे जिनके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। उनका नाम था बार्जेलियस। क्या नाम था, बार्जेलियस। बार्जेलियस ने एक थ्योरी दिया था, इसको हम बोलते हैं विटल फोर्स थ्योरी।
कहीं सुना होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं, आज सुने हो या फिर क्लास 10 में भी था थोड़ा सा। 10 का जब क्लास 10 का जो उठाओगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर, तो वहां तुम्हें मिलेगा विटल फोर्स थ्योरी। वैसे भी इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जानते हैं लोग, लेकिन थोड़ा मतलब किताबों में बहुत ज्यादा अब नहीं दिया गया, थोड़ा थोड़ा काट दिया है, लेकिन फिलहाल जानना जरूरी है। बार्जिलियस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था विटल फोर्स थ्योरी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला? ऑर्गेनिक किससे निकलेगा? मतलब एनिमल से या प्लांट से निकलेगा। और इसी को बार्जिलियस ने क्या कह दिया, एक थियरी बना दिया। इन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, कौन? ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल हमेशा किसी प्लांट से या किसी एनिमल से ही निकाले जा सकते हैं। बस इतना सा इनका सिंपल सा लॉ है। क्या कहता है थियरी? बार्जिलियस का विटल फोर्स थियरी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो किसी प्लांट या एनिमल से ही निकाला जा सकता है जिसके अंदर विटल फोर्स होगा। क्या होगा? विटल फोर्स। विटल फोर्स हिंदी में अगर मैं कहूं तो जैव शक्ति, मतलब जो जिंदा हो। लाइक पौधे जिंदा हैं तो उनके अंदर विटल फोर्स है। हम कहते हैं कि हम जिंदा हैं तो हमारे अंदर विटल फोर्स है। गाय भैंस कीड़े मकोड़े जो भी हैं वो विटल फोर्स है, मतलब एक जैव शक्ति है उनके अंदर। तो वार्जिलियस यही कह रहे थे कि जो विटल फोर्स इन्होंने जो थियरी दिया इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो किसी प्लांट या एनिमल से निकाले जा सकते हैं जिनके अंदर क्या होता है? विटल फोर्स होता है। मतलब कि कोई एक जिंदा होता है, मैं साफ साफ कहूं तो। मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल किससे निकाला जा सकता है? जिंदा जीवों से ही निकाला जा सकता है। इसको उन्होंने एक थियरी बना दी और इस थियरी का क्या नाम दिया? विटल फोर्स थियरी। और पूरी दुनिया इस थियरी को मानने लगी। किसी ने क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया, किसी ने नहीं पूछा कि भाई ऐसा क्यों? क्यों ऐसा है कि ये सिर्फ जिंदा जीवों से ही निकल सकता है, हम उसे नहीं बना सकते, या फिर नेचर में ऐसे ही नहीं मिल सकता है बिना किसी जीव के? किसी ने नहीं उठाया। काफी सालों तक ये चला। पूरी दुनिया यही मानती थी कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सिर्फ किससे निकलेंगे? किसी प्लांट से, किसी एनिमल से निकलेंगे। इन्हीं के साथ एक स्टूडेंट थे, या फिर उनका नाम था होलर। इनका नाम सुना है? वैसे फ्रेडरिक होलर इनका नाम है, फ्रेडरिक होलर। फ्रेडरिक होलर लैब में रैंडमली काम कर रहे थे। मतलब ऐसा नहीं कि वो खोज रहे थे, रैंडमली। मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट तो रैंडमली ही हुए हैं। वैज्ञानिक काम कर रहा है, कुछ बन गया तो आश्चर्य हुआ उसे और कह दिया अरे वाह ये तो मैंने खोजा है। लाइक ऐसे कि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ही कुछ बोल दूं मैं, और पता चले कि आज तक किसी ने दुनिया में उसे बोला ही नहीं है, तो मैं उसे नोट डाउन करूंगा, अच्छे से लिख करूंगा और उसके बाद कह दूंगा लो मैंने नया कुछ खोजा है। यही होता था पहले, क्योंकि मैक्सिमम डाटा उस समय था नहीं। तो कोई भी वैज्ञानिक कुछ ना कुछ काम करता था, कुछ नया मिल जाता था तो लिस्टेड हो गया भाई मैंने नया खोजा है। लाइक फास्फोरस की डिस्कवरी, एक वैज्ञानिक थे, वो क्या किया, उन्होंने वो पारस पत्थर की खोज कर रहे थे। पारस पत्थर जानते हो? पारस पत्थर मतलब उसको हम बोलते हैं फिलोसफर स्टोन इंग्लिश में। किसी भी चीज के अंदर ऐसे टच करोगे तो सोने का बन जाएगा। ठीक है? तो वो फिलोसफर स्टोन की खोज में उन्होंने क्या किया, यूरिन को उबालना शुरू किया। उनके शहर में जितना यूरिन था, लोगों का यूरिन, इंसानों का सारा यूरिन एक बहुत बड़े टंकी में इकट्ठा किया और उसको उबालना शुरू कर दिया। अब सोच सकते हो एक कोई वैज्ञानिक पागल ही हो सकता है जो यूरिन उबालेगा। अभी मैं कहता हूँ घर पे जाओ कुकर में यूरिन उबालो कैसा लगेगा? नहीं मजा आएगा। तो उस सोचो वैज्ञानिक वो यूरिन उबाला, और यूरिन उबालने के बाद क्या हुआ, जैसे यूरिन उबला तो लास्ट में उन्हें एक चमकता हुआ मटेरियल दिखाई दिया। उस समय वो समझ नहीं पाए कि क्या था वो। बाद में पता चला कि उन्होंने फास्फोरस की खोज की है। आपको पता है ना फास्फोरस एयर के कांटेक्ट में आने पर जलने लगता है। अच्छा रुको, शायद उस वैज्ञानिक को मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, यहीं पे शायद कहीं होना चाहिए, कनेक्ट है वो, कनेक्ट होगा तो मैं दिखा दूंगा। हाँ ठीक है, ये है वैज्ञानिक। आ जाओ भाई, हैंग मारता है क्या ये? फॉस्फोरस, PHOS, PHOROUS, फास्फोरस। फोटो आएगा उनका, नहीं आएगा तो हम लेके आएंगे। हेनिंग ब्रांड, यस हेनिंग ब्रांड, क्या वैज्ञानिक का नाम है। इनका एक फोटो होगा, ये रहा विकिपीडिया पे, मैं दिखा रहा हूँ। शायद मैंने एक बार भेजा था क्या? अभी लोड हो जाए, थोड़ा हाई क्वालिटी का इमेज होगा। ये रहे। अब उसी टाइप बनाया भी है इन्हें। ये मतलब ऐसे मतलब क्रिएट किया गया है दिखाने के लिए कि क्या थे। अब जरा यहाँ पे देखो, ये है हेनिंग ब्रांड। ठीक है? ये है हेनिंग ब्रांड, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। अब देखो पीछे मतलब इनके असिस्टेंट्स वगैरह हैं जो काम कर रहे हैं।
अब यहाँ पे देखो एक ये चैम्बर टाइप का बनाया है ना, अब ये जो चैम्बर है वो नीचे गया है, वहां से यूरिन जहां से उबाल रहे हैं ये, अब वहीं पे देखो आके यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, और ये चमक रहा है, इन्हें खुद ही नहीं पता है, आश्चर्य से देख रहे हैं क्या हो गया, मैंने क्या खोज दिया। बाद में पता चला कि ये फास्फोरस है, और फास्फोरस की डिस्कवरी इन्होंने ही करी थी। और एक बात और, पूरी दुनिया का पहला एलिमेंट जिसे पहली बार खोजा गया इंसान के द्वारा वो यही है, फास्फोरस, हिनिंगब्रैंड। इसके बाद सारे एलिमेंट खोजे गए। दुनिया का पहला एलिमेंट जो किसी वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया धरती पर वो यही था, फास्फोरस, हिनिंगब्रैंड ने खोजा था। अब देख रहे इंस्ट्रूमेंट थोड़ा देखो इनका, ये ईंटे का जैसे घर पहले नहीं बनता था अपनी तरफ गांव में, वैसे ईंटे का इन्होंने बनाया हुआ है, और यहाँ पे इकट्ठा होकर चमक रहा है। यार मतलब नई आर्ट है, पेंटिंग, पेंटिंग नहीं कहते इसको, बस ऐसे ही रिप्रेजेंट किया गया कि वैसा शक्ल ऐसा थोड़ी होगा उनका। अब शक्ल जैसा भी हो, काम बड़ा अच्छा था इनका, लेकिन रैंडमली हुआ था ये, रिसर्च नहीं कर रहे थे, रैंडमली किया था, अचानक से हो गया था। मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट तो अचानक ही हुए हैं दुनिया में, मैक्सिमम चीजें अचानक करते करते हो जाता है। तो वही है, तो बार्जेलियस ने ये थियरी दिया, फ्रेडरिक होलर लैब में काम कर रहे थे, और रेंडमली ये जो काम कर रहे थे वो अमोनियम साइनेट के ऊपर काम कर रहे थे, अमोनियम साइनेट, साइनेट साइनेट साइनेट, अमोनियम साइनेट के ऊपर काम कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट को गर्म किया, जैसे अमोनियम साइनेट गर्म हुआ ये बना लेता है यूरिया, और यूरिया एक क्या है, ऑर्गेनिक, यानी ये जो है वो क्या है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है। और यूरिया जैसे ये अमोनियम साइनेट जैसे ही गर्म हुआ ये यूरिया बना लिया, और यूरिया आप जानते हो खेतों में जो यूज होता है वो क्या है, ऑर्गेनिक। थोड़ा इक्वेशन देख लेते हैं, अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होगा NH4OCN, ठीक है। अमोनियम साइनेट, साइनेट बोला हूं मैंने, साइनाइड नहीं बोला हूं, अमोनियम साइनेट, और जैसे इसको हम गर्म करेंगे ये बना लेगा NH2CONH2, और इससे क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं। तो रेंडमली काम कर रहे थे ये, थोड़ा फिर से मैं बोल देता हूं, बार्जिलियस ने ये बोला कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो किसी प्लांट या एनिमल से ही निकाल सकते हैं जिसके अंदर विटल फोर्स होता है, लेकिन फ्रेडरिक होलर ने क्या किया, रेंडमली काम करते समय इन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म किया, गर्म करने के बाद ये क्या बना लिया, यूरिया, और अब इनको समझ में आ गया कि अब इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना लिया लैब में। बार्जिलियस क्या कह रहे थे कि नहीं बना सकते, बार्जिलियस यही कह रहा था ना नहीं बना सकते, और फ्रेडरिक होलर ने बना दिया, जैसे ही बनाया इनकी विटल फोर्स थ्योरी खत्म हो गई। तो अब पूरी दुनिया को विश्वास होने लगा कि अगर ये फ्रेडरिक होलर अगर कोई ये ऑर्गेनिक बना सकते हैं तो हम लोग भी बना सकते हैं। इसके बाद सभी वैज्ञानिक मिलकर बनाने लगे, लाइक कोल्बे, बर्थेलॉट। कोल्बे ने मीथेन बनाना शुरू कर दिया, बर्थेलॉट ने एसिटिक एसिड बना दिया। उन्हीं के खोजने के बाद जब कोई एक वैज्ञानिक एक कदम आगे बढ़ा देता है तो लगता है कि हम भी कर सकते हैं, तो सभी लोग करने लगते हैं। वही होता है जैसे कि तुम्हारे घर में कोई एक IITN हो जाए या फिर नीट का कोई डॉक्टर हो जाए तो उम्मीद जग जाती है, कहते हैं कि ये कर लिया तो मैं भी कर लूंगा, हम भी कर लेंगे। गांव में कोई कर लेता है तब भी मतलब कंपटीशन बढ़ जाता है गांव में कि वो किया है हम भी कर लेंगे, लेकिन जब कोई नहीं किया रहेगा वहां पे तब उम्मीद नहीं जगेगी, किसी को आगे जगाना पड़ेगा। ये हाल होता है यहाँ पे। तो इन्होंने ये बनाया यूरिया, इसके बाद कोल्बे जिनका मैं नाम ले रहा हूँ और एक और बर्थेलॉट, मतलब इन्हीं के टाइम के बाद इन दोनों ने मिलकर के मीथेन और एसिटिक एसिड को बना दिया। तो अब पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि अब कार्बनिक कंपाउंड को हम लैब में भी बना सकते हैं, ठीक है। अब कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि वो सिर्फ कोई जीव ही हमें देगा, हम लैब में खुद से बना सकते हैं, खुद से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहां से एक चीज और तुम्हें समझना पड़ेगा कि बार बार अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कार्बन का कंपाउंड। किसका कंपाउंड, कार्बन का कंपाउंड। कार्बन का कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि उसमें कार्बन ज्यादा हो बाकी एलिमेंट कम हो, मैं सिंपल वही बोल रहा हूं, कार्बन ज्यादा हो बाकी एलिमेंट क्या हो, कम हो। वैसे जनरली जो एलिमेंट कार्बन होता है इसी के बारे में हमें स्टडी करना पड़ेगा, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है या फिर कार्बन्स कंपाउंड या फिर कार्बनिक कंपाउंड क्या होता है। तो एलिमेंट कार्बन के बारे में कुछ चीजें हम पहले देख लेते हैं। एलिमेंट कार्बन, एटॉमिक नंबर कितना होता है एलिमेंट कार्बन का, 6 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है 12.01 मोल पर ग्राम, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, यूनिट ना बोलो, इतना ग्राम एक मोल के अंदर होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या आएगा 1s2 2s2
2p2, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानते हो। अब यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, देख लो। ऐसे ये वाला भी कर लेता हूँ, 2 और 4 करोगे कि नहीं करोगे, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 4 आए। तो अब आपको एक रूल जानना होता है, उस रूल को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बेसिक थोड़ा बहुत पढ़े होगे। ऑक्टेट रूल ये कहता है किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब बताओ इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो 8 कब होगा, जब कहीं से बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ठीक है, तभी तो होगा 8 इलेक्ट्रॉन। कहीं बाहर से 4 लेगा तभी तो होगा, यानी कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से उसको लेना चाहिए। और आपको ये भी पता है कि अगर कोई जो एलिमेंट है अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव आता है। और अगर कोई एलिमेंट है अगर वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, तो चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हम सही बोल रहे हैं, भाई हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना बॉन्ड बनाने के लिए, दूसरा रास्ता कोई दिख नहीं रहा है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो डुप्लेट बनाएगा, तो डुप्लेट अगर लगाओगे तो हम 8 वाले की भी बात कर रहे हैं, तो 4 लेगा तभी तो बनाएगा। अगर 4 ले लेगा तो कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आना चाहिए, नेगेटिव। जो ऐसा होता है, ऐसा होता है, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और अगर 4 देने की बात कर रहे हैं तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आना चाहिए, तो क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो फिर हमें थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा। अभी तो हम बस इतना कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, इनका आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और बॉन्ड बनाने के लिए, नए कंपाउंड को बनाने के लिए आउटर मोस्ट में या तो 8 होने चाहिए या तो 2 होने चाहिए। 2 वाले छोटे एलिमेंट्स के लिए होते हैं, कार्बन बड़ा एलिमेंट है इसीलिए इसके पास 8 होने चाहिए। 8 होने के लिए 4 लेना पड़ेगा, तब भी नहीं हो रहा है। तो हमें ये पूरा समझना पड़ेगा कि कार्बन किस टाइप का बॉन्ड बनाता है, कार्बन के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है। हाँ, लेकिन यहां से हमें एक चीज जरूर पता चल जाएगा, वो है वैलेंसी। वैलेंसी आप जानते हो, वैलेंसी और एक और चीज जिसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हिंदी बोलना पड़ेगा इसका। वैलेंसी का हिंदी होता है संयोजकता, कहीं सुना होगा ना, ये सुना है क्या होता है। और इसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, माइंड में रखना, हमेशा भूलना नहीं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है कि नहीं है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, काम खत्म। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। दूसरी बात, वैलेंसी क्या होता है, मतलब कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पे कितना लेन देन हो रहा है, 4 का हो रहा है, यानी वैलेंसी भी कितना हो जाएगा, 4। यानी कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है। अब कोई पूछ ले कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है, तो सिंपल कहोगे ना कि कार्बन के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसमें 8 होने के लिए वो बाहर से कहीं से 4 लेगा तभी तो होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉनों का वो शेयरिंग कर रहा है। शेयरिंग का मतलब लेन देन बोल रहा हूँ, शेयरिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि 4 ले भी सकता है 4 दे भी सकता है, तो 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करने की कैपेसिटी उसके पास है, इसीलिए कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ से अब देखो 3 चीज माइंड में रखना जो मेन है। पहला, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर कितना, 6, मोलर मास बोलो 12.01, मैक्सिमम टाइम पे 12 लिखते हैं। अगर आप चाहो तो इसे हटा के सीधे अपने समझने के लिए यहाँ पे कर देना, कार्बन का कितना कर दोगे, 12। दूसरा पॉइंट क्या लर्न करना है, पहली बात कार्बन बॉन्ड कितना बना सकता है, सॉरी वैलेंसी कार्बन की क्या होती है, अभी लिखा था वैलेंसी कितनी होगी, 4। एक और चीज, इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4। अभी तक बस इतना आपको माइंड में रखना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 से 12, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होगा, मोलर मास 12 होगा, वैलेंसी इसकी 4 होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। वैलेंसी 4 का मतलब क्या हुआ, ये जरा इंपॉर्टेंट है, मतलब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। कार्बन के बारे में थोड़ा और हमें जानना चाहिए। पहली बात, कार्बन कार्बन के बारे में 2-3 चीजें हमें और जाननी चाहिए। पहली बात, कार्बन को जो एटॉमिक नंबर है 6 होता है, ठीक है। कार्बन के कुछ अलग अलग ऐसे टाइप्स होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कार्बन से रिलेटेड मटेरियल जो सिर्फ कार्बन के ही बने होते हैं, ठीक है। वो 3 टाइप के जनरली आपको देखने होंगे जो आप जनरली जानते भी होंगे। आपने कभी वो देखा है, कोयला, कोयला देखा है ना, तो ये जो कोयला होता है
कोयला, कोयले के अंदर मेनली कौन होता है? कार्बन होता है। यानी कार्बन किसका बना है? सॉरी, कोयला किसका बना है? कार्बन का बना है। एक वो हो गया। दूसरा, पेंसिल की नोक देखें, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट बोलते हैं। पेंसिल की नोक ग्रेफाइट, वो भी किसका बना है? एक और बोलो, डायमंड। डायमंड किसका बना है? एक और होता है, ये बताएगा? फुलेरीन। फुलेरीन ये भी किसका बना होता है? तो अभी मैंने आपको ये जो कोल वाला है, देखो कोल वाले में एकदम प्योर कार्बन नहीं होता है, माइंड में रखना। इसके अंदर और भी मटेरियल मिले होते हैं, लेकिन मेनली इसके अंदर कौन होता है? कार्बन होता है। तो ग्रेफाइट, डायमंड और फुलेरीन, तीन आपको देखने हैं। ग्रेफाइट, फुलेरीन और डायमंड। तो फुलेरीन, ग्रेफाइट और डायमंड, ये तीनों बने होते हैं कार्बन के। अगर कोई पूछ लेता है आपसे व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर डायमंड, तो भाई केमिकल फार्मूला तो डायमंड का होगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, वो कौन है? कार्बन। तो सिंपल, बस कार्बन। ग्रेफाइट का कार्बन, फुलेरिन का कार्बन, बट कार्बन का अमाउंट, कार्बन का स्ट्रक्चर इन तीनों में अलग अलग होता है। लाइक अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं ग्रेफाइट कैसा होता है। पेंसिल का नोक देखा है कि नहीं देखा है? क्या वो आसानी से टूट जाता है? टूट जाता है ना, आसानी से टूट जाता है। और ग्रेफाइट आसानी से टूट जाता है। और एक और प्रॉपर्टी इसकी बताओ, क्या ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है? अब बेसिक नॉलेज है ये, यानी ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकता है। यानी हम नॉर्मल बोल दे सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, या हम कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मल ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकता है। डायमंड पे आ जाओ। डायमंड के बारे में आपको देखा नहीं होगा, हो सकता है महंगा है, तो पास से कौन देखा? मैंने खुद नहीं देखा, हाँ, लेकिन मैंने फोटो में देखा है डायमंड। एक दिन बनाया जाएगा लैब में, कौन जाएगा खरीदने? बनाया जाएगा पक्का, लैब में बनता है डायमंड। लेकिन जो बनाने का इंस्ट्रूमेंट है बहुत महंगा होता है। पता चलेगा यहाँ बनाओगे तो ये कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि डायमंड को बनाने के लिए उसको कंप्रेस करके बनाया जाता है। अभी हम बता रहे हैं प्रोसेस क्या है, इसी से बनाया जाता है ग्रेफाइट से। थोड़ा सा बता देता हूँ, ट्राई मत करना क्योंकि हो नहीं पाएगा यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में। जो डायमंड बनता है तो आपको पता है जमीन के अंदर पाया जाता है। और कहते हैं हीरा कहाँ मिलता है? कोयले की खदानों में मिलता है ना। हीरा कीचड़ में नहीं मिलता है, कमल मिलता है। कौन बोल दिया तुमसे कि कीचड़ में हीरा मिलता है? नहीं नहीं, वो कहानी ना लगाओ। बिल्कुल नहीं। हीरा मिलता है कोयले की खदानों में। अब हीरा कोयले की खदानों में क्यों मिलता है? क्योंकि कोयला मेनली किसका बना है? कार्बन का। और हीरा भी किसका बना है? कार्बन का। होता क्या है, जो अर्थ का क्रस्ट है, मतलब अर्थ का जो ऊपरी लेयर है, मान लो अगर गहराई में हम जाएंगे तो ऊपर जो ये परत है, इसकी वजह से अंदर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और आपको पता है अर्थ के अंदर जो कोर होता है अर्थ का, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो अर्थ के कोर का अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इस कंडीशन में एक चीज माइंड में रखना, टेम्परेचर अर्थ के कोर का अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा, टेम्परेचर भी ज्यादा। इसलिए जो कोयला है वही धीरे धीरे क्या बनने लगता है? हीरा। यानी हम नॉर्मल कंडीशन में कहें तो अगर कोयले को या फिर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर अगर हम रखेंगे तो क्या बनता है? हीरा बनता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो यहाँ पे लिखा था ऊपर कि क्या करना है कि एक चैम्बर लेना है, चैम्बर के अंदर थोड़ा सा एक छोटा सा हीरा का टुकड़ा डाल देंगे और ढेर सारा ग्रेफाइट डाल देंगे और उसको खूब प्रेशर से दबा देंगे और उसके अंदर खूब ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे देंगे और टेम्परेचर दे देंगे। वो एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद हीरा बन जाएगा। ठीक है। आर्टिफिशियल हीरा नाम सुना है? सुनना, सर पे जाके सर्च करना, आर्टिफिशियल डायमंड मिलेगा। तो आर्टिफिशियल हीरा सेम, आर्टिफिशियल हीरे का जो दाम है ओरिजिनल हीरे के दाम के बराबर होता है। सब कुछ वैसे ही होगा। आखिर इतना हीरा आता कहां से? कितना कोयला खन खन के निकालेगा? और जो आर्टिफिशियल हीरा है उसे अपने हिसाब से बना सकते हो, जिस साइज में बनाना चाहो उस साइज में। वो थोड़ा सा डायमंड रखो, बहुत थोड़ा सा, उसके ऊपर ढेर सारा ग्रेफाइट रखो, प्रेशर से दबा दो, हाई टेम्परेचर पे रखो, बन गया।